तितली कहाँ मर गई? आई अम्मा। अम्मा की आवाज पर तितली ने छोटा सा आईना तकिए के नीचे छुपाया और अपने गले से सफेद मोतियों का हार उतार कर संदूक में रखा। छम्मो का नाम निकल आया कुरानदासी में। छम्मो की शादी वास्ते अमीर लोग पैसा देने आ रहे हैं आज शाम को। जा कम वक्त मारी, तू भी चली जा। क्या पता तुझे देख के तेरे पे भी रहम आ जाए और तुझे भी पैसा दे दे। पता नहीं कब बोझ उतरेगा तेरा। अम्मा ने तेजी से बर्तन मांजते हुए कहा। अच्छा जा रही हूँ अम्मा। और सुन, कल नू गुल्लू का बेटा आवेगा रिश्ता लेके तेरा। मैं हाँ कर दूंगी। अम्मा ने तितली को मुंह तोता देकर जल्दी से कहा। नहीं अम्मा, मैं इस लंगूर से नहीं करूंगी शादी। मेरे वास्ते पैंट शर्ट वाला शहजादा आवेगा। तू देख भी लियो, देखा जावेगा। कल को तैयार हो जावी, नहीं तो चोटी से पकड़ के डोली में बिठा दूंगी। अब अम्मा गुस्से में आ गई थी, जिसकी वजह से तितली बिना कुछ बोले कमरे में चली गई। अंदर जाते ही तितली ने संदूक खोला और सबसे साफ जोड़ा निकाला और शाम को छम्मो के घर जाने की तैयारी शुरू कर दी। तितली और इसकी माँ बहुत ही गरीब तबके से ताल्लुक रखते थे। तितली की माँ लोगों के घरों में साफ सफाई करती और तितली कभी कभी भीख मांग लाती, जिससे दोनों माँ बेटी का गुजर बसर हो जाता। बाप तो 10 साल पहले ही भीख मांगते हुए गाड़ी के नीचे आकर मर गया था। इस दुनिया में तितली और इसकी माँ का एक दूसरे के सिवा कोई न था। शाम होते ही तितली ने जोड़ा पहना, कसकर बाल बांधे और वो सफेद मोतियों वाला हार पहनकर छम्मो के घर चली गई। छम्मो के घर बहुत भीड़ लगी थी। टीवी रिपोर्टर और कैमरों की तवील लाइन लगी थी, क्योंकि जिस अमीर घराने ने छम्मो की शादी के लिए पैसे देने थे, वो शायद दुनियावी दिखावे को ज्यादा अहमियत देते थे। तितली लोगों के हजूम में जगह बनाती छम्मो के पास जाकर खड़ी हो गई। मेरी फोटो निकाल, मैं छम्मो की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। तितली कैमरामैन से मुखातब हुई। तितली की आवाज पर सभी ने इसे हंसते हुए देखा। ये लीजिए, पूरे 4 लाख हैं। इसके अलावा भी किसी चीज की जरूरत हुई तो बिला झिझक मुझे बताइएगा, ये मेरा नंबर है। खूबसूरत सी लड़की ने बड़ी नफासत से अपना पर्स खोला और पैसों का लिफाफा छम्मो की माँ की तरफ बढ़ाया। इसके साथ ही इसने अपना कार्ड भी दिया, जिस पर इसका नाम, पता, फोन नंबर सब मौजूद था। इस लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों पर चश्मा लगाया और उठकर छम्मो को लाल दुपट्टा पहनाने लगी। तितली को महसूस हुआ कि कोई मुसलसल इसे देख रहा है। तितली ने चारों तरफ देखा तो एक ब्लैक शलवार कमीज में मलबूस शख्स तितली को काफी देर से घूर रहा था। पहले तो तितली घबरा गई, लेकिन फिर सोचा कि वही इसके ख्वाबों का शहजादा है। अब तितली खुद ही इसे देखकर मुस्कुराने लगी। जवाबन वो भी मुस्कुराया तो तितली शर्माकर कमरे में चली गई। तितली की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। इसके दिल में तो लड्डू फूटने लगे। इसने जल्दी से अपने दुपट्टे के पल्लू से अपने दांत रगड़कर साफ किए और शर्माते हुए बाहर आ गई। इस नौजवान को अपने सामने खड़ा पाकर तितली को हैरत का झटका लगा। हाय, मैं मर गई। तितली को जबरदस्त चक्कर आया और वो जमीन पर गिर गई। मैडम उठिए, वो नौजवान तितली के मुंह पर पानी के छींटे मारते हुए बोला। हाय, तितली को जैसे ही होश आया वो सीधी होकर बैठ गई। आप बेहोश हो गई थी। लोगों से आपका पता पूछा और आपको आपके घर पहुंचा दिया है। अब मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जावे बाबू, तेरे वास्ते तो गांव के छोरों के रिश्ते ठुकरा दिए मन्ने, और तू मुझे छोड़कर जा रहा है। तितली की आंखें नम हो गई थी। माफ कीजिएगा, आप क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। इतनी सी बात ना समझ आवे तुझे? शादी कर ले मेरे से बाबू। देखिए मुख्तरमा, मोबाइल की आवाज ने इस नौजवान को रोक दिया। हेलो माया, नौजवान बोला। शान, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर आओ। इसके साथ ही फोन बंद हो गया। शान ने मोबाइल जेब में रखा और गाड़ी की चाबियां उठाई और जाने लगा। तो तितली बोली, बाबू तू फिर आवेगा ना? हाँ, शान ने ना चाहते हुए भी तितली की इल्तिजाई नजरों का पास रख लिया। अशफाक साहब को बहुत ही हाई डोज दी जा रही थी, जिसकी वजह से वो रिकवरी की बजाय परमानेंट पैरालाइज हो चुके हैं। मैं जानता हूँ शान आपके लिए वो कितनी अहमियत रखते हैं, पर अब कुछ नहीं हो सकता। पर डॉक्टर, पापा को हाई डोज किसने दी? पापा की मेडिसिन तो मैं खुद देती हूँ। माया ने बेयकीनी से डॉक्टर की तरफ देखा। मेडिसिन कौन लाता है? डॉक्टर के सवाल पर शान ने माया की तरफ देखा। मैं लाता हूँ डॉक्टर, शान बोला, और जिस पर डॉक्टर उलझ गया। शान और माया डॉक्टर के रूम से बाहर आ गए और आईसीयू में दाखिल हुए, जहाँ स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन मास्क लगाए अशफाक साहब आंखें मूंदे लेटे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? शान ने जैसे ही दरवाजा खोला,
अंदर खड़े रहील को देखकर भड़क उठा। अरे शान भाई, मैं बस आपको हौसला देने आया था। ताया जान के जनाजे को कंधा देने के लिए मैं हाजिर हूँ, रहील ने तंजिया अंदाज में कहा। बकवास बंद करो अपनी, शान संभालो खुद को। शान का हाथ फजा में बुलंद हुआ तो माया जल्दी से शान को पकड़ने आई। रहील, तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं आज तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। तुम तो गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं। रहील बड़े मजे से गाना गाता हुआ चला गया और शान दांत पीसता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। खुदा ऐसे रिश्तेदार किसी को न दे। चाचा ने मुझे तनहा कर दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे शर्मिंदगी होती है इनको अपना बाप कहते हुए, लेकिन शान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, मेरा यकीन करना। माया ने शान को हौसला दिया। गोलगप्पे खाने चलोगी? दरवाजे पर शान को खड़ा देखकर तितली की आंखें फतरा गई। तू आ गया बाबू, मेरे को पता था तू आवेगा। जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। और हाँ, वो सफेद हार जरूर पहनना, अच्छा लगता है तुम पर। शान मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गया। तितली बिजली की तेजी से तैयार होने लगी। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों एक ढाबे पर गोलगप्पे खा रहे थे। वापसी पर आइसक्रीम खाने के बाद शान ने गाड़ी साइड पर रोक दी। तितली, ये हार तुम्हें कहाँ से मिला था? शान ने तितली के गले की तरफ इशारा किया। मैं सुबह सुबह भीख मांगने जा रही थी और रूढ़ी पे मुझे ये हार मिल गया। रूढ़ी मतलब? शान ने ना समझी से कहा। वो जो गुल्लू की दुकान के सामने कचरा फेंकने की जगह है, हम इसे रूढ़ी कहते हैं। एक दिन मैं इसको पाके छम्मो के घर गई। फिर शान ने पूछा, मेरी और छम्मो की लड़ाई हो गई, इसने मेरा हार गारे में फेंक दिया। गारे में मतलब? शान ने उलझते हुए कहा। गारा मतलब कीचड़। एक तो बाबू तो हर चीज का मतलब पूछे, पढ़ लिख के भी तूने गंवा दिया है। तितली की नागवारी पर शान चौंक गया। मैंने घर लाके इसको साबुन से रगड़ रगड़ के धोया, देखो इसका रंग भी उतर गया यहाँ से। तितली ने हार के मोतियों में इशारा किया। दिखाओ जरा। शान के कहने पर तितली ने हार उतार कर शान को दिया। सफेद मोतियों के दरमियान वाजिया काला निशान था। तितली, ये हार मैं ले लूं? शान ने मुस्कुराते हुए हार टटोला। तू मेरा सब कुछ ले ले बाबू, बस मुझे धोखा ना दियो। तितली का जवाब सुनकर शान ने तितली की तरफ देखा। इसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। चलो ये तुम रखो अभी। शान ने हार तितली को दिया। तितली, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। मेरी जिंदगी एक बमर में कैद हो चुकी है। मैं 5 साल से एक सच के पीछे लगा हुआ हूँ, वो सच जिसने मुझसे मेरे सारे रिश्तेदार छीन लिए। मेरे माँ बाप, मेरा भाई, घर, जायदाद, खुशियाँ सब खत्म हो गए। मैं तुम्हें दुख और गम के अलावा कुछ नहीं दे सकता। बाबू, जो दुख तू मुझे देवेगा, मेरे वास्ते वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होवेगी। तितली आंसू पूंछती हुई घर की तरफ चली गई, जबकि शान सीट से टेक लगाकर मासी में डूब गया। इशफाक साहब अपनी बेगम नैला और दोनों बेटों शान और ईमान के साथ बड़ी शानो शौकत के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। इशफाक का बिजनेस मुल्क से बाहर तक फैला हुआ था। इशफाक नहायती शरीफ इंसान भी था, बस इसने एक गलती कर दी, वो अपने गरीब भाई को भूल गया था। अचानक अदरीस अपने बेटे रुहील और बेटी माया के साथ अशफाक के घर आया। अशफाक अपने भाई को देखकर खुश हो गया और अपने पास ही रख लिया। वक्त गुजरता गया। शान और माया की शादी हो गई। माया बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और इसमें एक अच्छी बीवी की सारी खूबियां मौजूद थी। एक रात माया और शान किसी पार्टी में गए हुए थे। घर पर ईमान, रहील और इशफाक के अलावा कोई मौजूद न था। ईमान अपने कमरे में बैठा गाने सुन रहा था कि अचानक नैला बेगम की चीख की आवाज सुनाई दी। ईमान दौड़कर इनके कमरे में गया। नैला बेगम फर्श पर बेसुध सी पड़ी थी और इनके पेट में चाकू दंसा हुआ था। मामा, ईमान ने रोते हुए नैला बेगम के पेट से चाकू बाहर निकाला और पास पड़े पानी का गिलास नैला बेगम के होंठों से लगाया। पानी का घूंट भरते ही वो नीली पड़ गई। पानी में जहर शामिल किया गया था। घर में एक कहरम बर्पा हो गया। पुलिस ने ईमान को जेल में डाल दिया। शान, जो अभी वकालत की ट्रेनिंग मुकम्मल करके आया था, फौरन ही भाई का केस लड़ने लगा, लेकिन सारे सबूत और सारे गवाह ईमान के खिलाफ थे। ईमान को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इधर अदरीस ने मौका गनीमत समझकर बेटे और बीवी के गम से नडहाल अशफाक को बातों में लगाकर सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। अशफाक और शान सड़क पर आ गए। अशफाक ये सदमा बर्दाश्त न कर पाया और एक दिन दिल के दौरे ने इसे पैरालाइज कर दिया।
माया ने शान का भरपूर साथ दिया। इसने रहील और बाप से रिश्ता तोड़ दिया और शान के साथ छोटे से फ्लैट में रहने लगी। शान को यकीन था कि ईमान बेकसूर है, इसलिए इसने एक प्लान बनाया। इसने रहील के एक दोस्त को पैसों का लालच देकर एक पार्टी अरेंज करवाई। प्लान के मुताबिक रहील जब नशे में धुत था तब इसने सारा सच उगल दिया, जो रहील के दोस्त ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। पार्टी की सुबह जब शान रहील के दोस्त के घर गया तो पता चला कि वो कल रात से लापता है। 2 साल गुजर गए, इस दोस्त का कहीं पता ना चल सका। फिर एक दिन अचानक शान को पुलिस वालों ने फोन करके बताया कि शहर के करीब जो गांव है इसमें एक शख्स जख्मी हालत में मिला है। शान अस्पताल पहुंचा और देखा ये तो वही था रहील का दोस्त। वो लड़का आखिरी सांसें ले रहा था। इसने मरते वक्त बस यही बताया कि रिकॉर्डिंग वाला मेमोरी कार्ड किसी सफेद मोतियों वाले हार में है। इसके साथ ही वो दम तोड़ गया। 3 साल तक शान ने हार ढूंढा लेकिन वो नाकाम रहा। फिर एक दिन तितली के गले में हार देखकर इसको हैरत हुई। पहले तो इसने सोचा शायद इसका अपना हार हो, लेकिन इसके दिल ने एक ना मानी। वो तितली के पीछे गया ताकि हार की हकीकत जान सके। शान ने आंखें खोली और गाड़ी स्टार्ट की। वो सीधा जेल की तरफ गया। ऑफिसर, मुझे कैदी नंबर 207 से मिलना है। शान ने पुलिस ऑफिसर से कहा। मुलाकात का टाइम खत्म हो गया। देखिए, मैं एडवोकेट शान हूँ, कैदी नंबर 207 का वकील। मेरा इससे मिलना बहुत जरूरी है, इसकी मुलाकात करवा दो। ऑफिसर ने बेदिली से एक सिपाही से कहा, इन वकील साहब को कैदी नंबर 207 के पास ले जाओ। शान जब अपने भाई ईमान से मिला तो बेख्तियार बोल उठा, ईमान मेरे भाई, मुझे इस हार का पता चल गया है। अब बहुत जल्द तुम मेरे साथ होंगे। शान ने कैदी नंबर 207 यानी ईमान से कहा, ये तो बहुत बड़ी खबर है भाई, बस एक बात का ध्यान रखना भाई, इस बात का किसी से जिक्र मत करना वरना हम फिर हार जाएंगे। नहीं, इस बार नहीं। शान ने मुस्कुराते हुए ईमान के गाल को थपथपाया। माया, मैं केस रीओपन करवा रहा हूँ, शान ने मटर पुलाव खाते हुए कहा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों? माया ने लापरवाही से जवाब दिया। क्या मतलब क्यों? ईमान बेकसूर है और मैं अपने भाई को इंसाफ दिलवा कर रहूंगा। तो क्या कोई सबूत वगैरह है तुम्हारे पास? हाँ है ना। वो क्या है? इस माह की 13 तारीख को अदालत में सबको बताऊंगा। शान ने अपना मुंह साफ किया और गाड़ी की चाबियां उठाकर बाहर चला गया। शान गाड़ी घुमाता हुआ तितली के मोहल्ले में एंटर हुआ। तितली के घर के पास लोगों का हजूम था, जिसकी वजह से शान गाड़ी से निकला और जगह बनाता हुआ तितली के घर के सामने आया। शान का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। तितली के घर की जगह एक मैदान था जिस पर घर का सारा मलबा पड़ा था। एक बड़े से पत्थर के ऊपर तितली और इसकी माँ बैठी रो रही थी। तितली, क्या हुआ? शान ने तितली को झंझोड़ा। बाबू, वो हुकूमत वाले बंदे मारे घर पर मशीन फेर के। क्या वे हैं? सरकारी जगह है, हमने गैर कानूनी कब्जा किया है। तितली कदरे रोते हुए बोली। शान सारा मामला समझ चुका था। आप दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो, शान ने तितली की माँ से कहा और वो दोनों फौरन मान गई। शान बड़े आराम से इन दोनों को अपने घर ले आया। घर में माया नहीं थी, शायद मार्केट गई थी। शान ने माया को कॉल की और मेहमानों की इतला दी। इसके साथ ही शान किसी जरूरी काम के सिलसिले में जेल रवाना हो गया। रात को शान जब वापिस आया तो घर से लड़ने की आवाजें आ रही थी। शान ने घबराकर दरवाजा खोला। अंदर माया और तितली की अम्मा की शदीद हाथापाई हो रही थी। माया, ये क्या है सब? शान की आवाज पर वो दोनों बिल्कुल सीधी हो गई। शान बाबू, ये छोरी कहवे कि मेरी तितली ने तेरे को इससे छीन लिया। शान बाबू, बोल ना, तू चुप क्यों है? तितली की माँ शान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। माया, ऐसी कोई बात नहीं है। शान ने माया को समझाना चाहा। ना बाबू, ये तेरी बहन कुछ न समझे। तितली की माँ ने माया की तरफ इशारा किया, जिस पर माया भड़क उठी। माया का हाथ फजा में बुलंद था। शान ने माया को पकड़ा और कमरे में ले गया। देखो माया, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से मैंने केस रीओपन करवाया है। मुझे तुम्हारे इत्मीनान की जरूरत है, प्लीज मुझे समझो। शान घुटनों के बल माया के पास बैठकर बोलने लगा, जिसके जवाब में माया ने हल्का सा सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद शान तितली की माँ के पास आया। आंटी, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मैं खुद आपसे माफी चाहता हूँ। तितली, कहाँ है आंटी? शान ने इधर उधर नजर दौड़ाई।
अरे वही तो नहीं मिल रही, ये छोरी मेरी तितली के साथ खुसर पुसर कर रही थी। इतने में इस डाइन ने मेरी तितली की चोटी पकड़ ली, फिर ये मेरे साथ लड़ने लग गई। तितली बाहर चली गई और माया भी इसके पीछे जाने लगी, तो मैंने इसको एक दर के मार दी। तितली की माँ तफसील बताते हुए रोने लग गई, जबकि शान अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। तितली के पास वो सफेद हार था जिसकी बदौलत वो अपने भाई को इंसाफ दिलवा सकता था। इससे अपनी माँ के असल कातल का चेहरा बेनकाब कर सकता था। पेशी में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। अब वो तितली को तलाश करने निकला। हर सड़क, हर गली, हर मोड़ सब देख लिया, पर तितली का कुछ पता न चल सका। शाम होने वाली थी। शान गाड़ी में ही सो गया। वो बेबस हो चुका था। फजर की अजान होते ही शान ने वजू किया और नमाज पढ़ी। दुआ के लिए हाथ उठाए और दुआ मांगी। ऐ अल्लाह, तू सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है, हक और बातिल में फर्क करने वाला है, नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। या अल्लाह, तू मेरे ईमान की मदद फरमा। मेरे अल्लाह, मैंने केस इसलिए री ओपन करवाया क्योंकि मेरे हाथ बहुत बड़ा सबूत था। या अल्लाह, तितली लापता है और तितली हार भी अपने साथ ले गई। तो आज सच का सर बुलंद कर दे मेरे मालिक। मेरे पास कुछ नहीं है, कोई सबूत, कोई गवाह नहीं है। या अल्लाह, तू मेरी इज्जत रख ले, मेरी मदद फरमा मेरे मालिक। अब बस तेरा ही आसरा है। शान के दोनों हाथ आंसुओं से तरते। इधर जेल में ईमान भी सजदे में अपने रब से रहम मांग रहा था, क्योंकि दोनों भाई जानते थे सबूत ना होने पर अदालत दोबारा मौका नहीं देगी। अब आखिरी मौका था। शान ने तितली की माँ और माया से दुआ की अपील की और फाइल उठाकर अदालत की तरफ गाड़ी घुमा दी। 15 मिनट की मुसाफत के बाद वो अदालत के बिल्कुल सामने खड़ा था। अंदर जाकर इसने कुछ जरूरी कागजात जमा करवाए। अदालत तमाम लोगों से सज गई। कटहरे में ईमान जंजीरों में बंधा खड़ा था और जज के सामने शान ब्लैक कोट और व्हाइट शर्ट पहने था। शान के मुखालिफ वकील अदरीस ने हायर किया था, क्योंकि शान सारी कार्रवाई का जिम्मेदार रहील को करार दे रहा था। कार्रवाई शुरू की जाए। जज के हुक्म के साथ ही मुखालिफ वकील खड़ा हुआ। जज साहब, 5 साल पुराने केस को दोबारा खोला जा रहा है। वो केस जिसमें ये साबित हो चुका है कि ईमान इशफाक अपनी माँ नैला इशफाक का कातिल है। जज साहब, साथी वकील मेरे मुवक्किल की तौहीन कर रहा है, शान ने ईमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, और जज ने शान को चुप करवा दिया। कैसा जमाना आ गया है जज साहब, लोग जायदाद की खातिर सगी माँ तक को कत्ल कर देते हैं। मुखालिफ वकील तंसिया हंसा। कातिल ईमान के हक में सबूत पेश किए जाएं। जज ने अपना हुक्म सुनाया, जिस पर मुखालिफ वकील अपनी कुर्सी पर बैठ गया। जज साहब, मैं इंस्पेक्टर अबरार को कटहरे में बुलाना चाहता हूँ, शान ने नहायत मोदबाना अंदाज में कहा। इजाजत है। जज की इजाजत मिलते ही एक मोटा और कद आवर पुलिसमैन कटहरे में दाखिल हुआ। इंस्पेक्टर, 2 साल पहले आपको एक गांव के करीब एक नौजवान जख्मी हालत में मिला था। आप बता सकते हैं कि वो कौन था और इसने मरने से पहले क्या कहा? जी, वो नौजवान रहील का अच्छा दोस्त है। और इंस्पेक्टर कुछ कहते कहते रुक गया और शान ने जवाब तलब नजरों से देखा, और ईमान को भी। इसने मरने से पहले कहा था कि ईमान ने रहील को पैसों की लालच दी थी ताकि वो नैला बेगम को कत्ल कर दे, लेकिन रहील ने एक ना मानी और फिर इसको ईमान ने बहुत मारा। आखिर में ईमान ने इस नौजवान को लालच दी। जब वो भी ना माना तो ईमान ने इसे अपने एक दोस्त के हाथों कत्ल करने की कोशिश की। वो नौजवान एक जगह छुप गया और एक दिन वो कार हादसे में जख्मी हुआ। इंस्पेक्टर ने अपना बयान मुकम्मल किया। ये झूठ बोल रहा है, मैं रहील के किसी दोस्त को नहीं जानता। ईमान कटहरे में से ही बोला, अच्छा, अगर वो ये कहे कि रहील कातिल है और ईमान बेकसूर तो वो ठीक होगा। मुखालिफ वकील अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ऐसा नहीं होता, अदालत सच का साथ देती है। जज साहब, ये इस नौजवान का रजिस्टर बयान है। मुखालिफ वकील ने एक फाइल जज के हवाले की, जबकि शान लाचारगी से सब देख रहा था। जज साहब, अब आप अपना फैसला सुनाइए। मेरे पास अब कोई सबूत और गवाह नहीं रहा। शान टूटे और हारे हुए कदमों से कुर्सी पर बैठ गया। इसकी आंखों से जोरों कतार आंसू रवा थे। तमाम सबूतों और गवाहों के बाद अदालत ये फैसला करती है कि क्योंकि एडवोकेट शान ने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है, इसलिए अदालत एडवोकेट शान से इनकी वकालत की डिग्री वापस लेती है।
शान बाबू तितली की आवाज पर जज रुक गया। शान ने बेयकीनी से कमरा अदालत के दरवाजे की तरफ देखा। शान बाबू, तेरा हार मैं ले आई, जा अपने भाई नू छुड़ा ले। तितली ने सफेद हार शान के हवाले किया। अब ये क्या बचपना है? मुखालिफ वकील बेजारी से बोला। बचपना नहीं है, वो ठोस सबूत है जिसकी बना पर यह केस रीओपन करवाया मैंने। अब शान की आवाज में रोब था। जज साहब, प्लीज मुझे ये सबूत पेश करने की इजाजत दी जाए। शान ने हार में से मेमोरी कार्ड जज के हवाले किया। अगर ये सबूत फजूल निकला तो मुखालिफ वकील ने सवाल दोहराया, तो मैं अदालत से अपील करता हूँ कि ईमान को फांसी की सजा दी जाए। शान ने बड़े यकीन से कहा, जिस पर जज हैरान रह गया। इजाजत है। जज की इजाजत मिलते ही एक मुलाजिम ने मेमोरी कार्ड का कार्ड रीडर में अटैच करके USB कंप्यूटर में नस्ब की और रहील की वीडियो चलने लगी। यार, आज तूने बहुत पी ली। उफ रहील, हिम्मत कर यार। सनी यार, तूने तो मजे करवा दिए मेरे। रहील, एक बात बताएगा? हाँ पूछना यार। यार, वो तेरी ताई कैसे मारी गई है? ईमान ने बड़ी बेदर्दी से मारा होगा ना? तू तो वही था ना? ईमान ने थोड़ी मारा है, इस बुढ़िया को तो मेरी बहन ने मारा है। अच्छा, वो जो शान की बीवी है वही? हाँ वही, बड़ी कमीनी है मेरी बहन माया। वाह भाई, लेकिन यार वो तो उस दिन पार्टी पर गई थी ना? हाँ वो पार्टी में गई थी, माया शान के साथ गई थी। हमारा प्लान था पार्टी में मार्क्स डांस करवाने का। जब डांस शुरू हुआ तो माया ने अपने जैसे कपड़े और मार्क्स छम्मों को पहना दिया और माया खुद घर आ गई। फिर माया ने इस बूढ़ी को चाकू से मार दिया। माया ने दस्ताने पहने थे, इसे पता था ईमान आएगा। मैंने पहले ही पानी के गिलास में जहर मिलाया हुआ था। जब ईमान ने इस बुढ़िया को वो गिलास दिया तो वो वक्त पर ऊपर पहुंच गई, वरना वो इसको माया का बता देती। तू तो बड़ा ज़हीन है यार। हाँ हाँ, मेरे साथ रहकर तू भी दौलत में खेलेगा। इसके बाद कंप्यूटर की स्क्रीन बंद हो गई थी। ईमान साकत बैठा कंप्यूटर को तके जा रहा था। लेडीज पुलिस माया को कुर्सी से घसीट कर कटहरे में ले आई। आप क्या कहना चाहेंगी? जब शान ने कुछ ना पूछा तो जज ने खुद ही माया से सवाल किया। हाँ मैंने ही मारा है, और क्यों ना मारती। 20 साल तक ताया और ताई ने हमारी खबर तक न ली, खुद पैसों में खेलते रहे और हम 2 वक्त की रोटी को भी तरसते थे। क्या इनका फर्ज नहीं था हमारी खैर खबर लेने का? जब हमें पता चला कि वो इस शहर में रहते हैं तो हम इनके घर आ गए। वो खुशियों में निहाल थे। दिल जलता था हमारा जब वो अपनी बीवी बच्चों के साथ अय्याशी करते थे। और फिर ताई को हमारा रहना पसंद नहीं था, मैंने मार दिया इस बुढ़िया को। शान तो मेरे थे ही। ईमान को घर से निकलवा दिया और ताया को हाई डोज मेडिसिन देने लगी, जिससे वो मौत के करीब चले गए। शान को दिखाने के लिए मैंने रहील और पापा से रिश्ते तोड़ दिए, पर एक दिन मुझे अचानक पता चला कि शान रहील के दोस्त सनी के साथ प्लानिंग कर रहा है। मैंने सनी को अगवा करवाया और फिर वो पता नहीं किस तरह फरार हो गया। मेरी मोहब्बत का इस आदमी ने ये सिला दिया कि इस 2 टके की लड़की से शादी करने जा रहा था। मुझे छम्मो ने बताया कि वो इसकी दोस्त है। तब मैंने इन दोनों माँ बेटी के घर पर क्रेन फरवा दी, ये कह कर के ये सरकारी जगह है। लेकिन ये तितली तो मेरे गले ही पड़ गई। अगर उस दिन ये फरार ना होती तो आज मैं मजबूरन यहाँ ना होती, मैं तो जेल जाऊंगी। पर सुनो लड़की, रहील को कहकर तेरा खात्मा करवाऊंगी। तंग करके रख दिया है मुझे। माया ने जैसे ही बात खत्म की, शान ने एक जोरदार थप्पड़ माया के गाल पर रसीद किया। जज ने शान को वार्निंग दी। शान की आंखें गम व गुस्से से भरपूर थी। मिस माया का बयान सुनने के बाद ये वाजिया हो गया है कि नैला बेगम का असल कातिल ईमान अशफाक नहीं बल्कि माया शान है। अदालत माया को फांसी की सजा सुनाती है। अदालत अदरीस पर 20 लाख जुर्माना आयद करती है और ये हुक्म देती है कि जायदाद के कागजात पर मुकम्मल कार्रवाई की जाए। रहील को जुर्म में साथ देने पर 5 साल कैद की सजा सुनाती है। अदालत ईमान इशफाक से शर्मिंदा है और बाइज्जत रिहा करती है। जज अपना फैसला सुनाकर कुर्सी से उठ गया। पुलिस ने ईमान को हथकड़ियों से आजाद कर दिया। लेडीज पुलिस ने माया को हथकड़ी लगाई और कटहरे से लेकर जाने लगी। ईमान खुशी से नहाल रोता हुआ बाई के गले लग गया। माया जाने लगी तो शान ने इसे रोका।
माया, तुमने गिरगिट के बारे में सुना है? ये दुनिया का वाहद जानवर है जो रंग बदलता है। माया, आज तुमने गिरगिट को मात दे दी है। शान की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरे। पुलिस माया को लेकर जा चुकी थी। शान ने ईमान के कंधे पर हाथ रखा और जाने लगा। तितली, चलो घर चलते हैं। शान की बात पर उदास बैठी तितली चहक गई और वो तीनों खुशी से घर रवाना हो गए और आखिर जीत सच की हुई। इसके साथ ही अब मुझे दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।